गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम लाइट के बारे में जानेंगे और उसकी कैसे बिहेवियर रहते हैं जब वो एक प्लेन मिरर या हमारे आँखों से टकराता है। तो सबसे पहला दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट कोई भी प्लेन मिरर या कोई भी प्लेन सरफेस से टकराता है तो वो हर डायरेक्शन में फैल जाता है। मान लो ये एक प्लेन सरफेस है और यहाँ से एक बल्ब का लाइट इस साइड आ रहा है, तो क्या होगा, बल्ब का लाइट इस प्लेन सरफेस से टकरा के हर दिशा में फैल जाएगा। लेकिन जब ये लाइट पैरेलल होते हैं, पैरेलल मतलब एक ही साथ, जैसे ये है पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो वैसे ही जब कोई भी बल्ब से या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से पैरेलल रेज निकलते हैं तो वो टकराने के बाद भी पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होते हैं। अब रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट होना मतलब वापस आना। मान लो ये एक बल्ब है, यहाँ से लाइट, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, इस प्लेन से टकराया और ये वापस चले गया, तो ये जो आने वाला रे है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और ये जो जाने वाला रे है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इससे क्या पता चला कि पैरेलल रे का लाइट जब भी पॉलिश सरफेस पे आता है तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही वापस भी मुड़ जाता है, मतलब डेफिनेट डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब एक मिरर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक मिरर बनाने के लिए हमको उसके अदर साइड को पॉलिश करना पड़ता है ताकि वो जो रे है वो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाए। जब भी हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं, है ना, रोज़ चेहरा देखते हैं ना अपना, तो जब भी हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हम देखते हैं कि आईना एक तरफ से तो पूरा प्लेन मिरर है, लेकिन उसके दूसरे तरफ क्या होता है, एक कोटिंग रहती है जो हमको बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके दूसरे तरफ एक कोटिंग रहती है जो डार्क कलर की रहती है। डार्क कलर पेंट कर दिया जाता है मिरर के पीछे ताकि वो रेस को रिफ्लेक्ट कर सके, जिससे हम अपना इमेज क्लियरली देख सकें। इस बात को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हमको 2 प्लेन मिरर लेना है, एक ब्लैक कलर का क्राफ्ट पेपर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मिरर में हमको ब्लैक कलर का क्राफ्ट पेपर उसके ऊपर लगा देना है गम की मदद से और उसमें 3 स्लिट बना लेनी है। स्लिट बना लेनी है मतलब वहाँ से उसको ब्लेड से काट देंगे तो 3 ऐसा इसमें दिखा रहा है जैसा, वैसा स्लिट बन जाएगा। स्लिट बनाने के बाद इस वाले प्लेन मिरर को हम ऐसे रखेंगे कि उसमें से सन का लाइट पास हो सके। मान लो इस साइड सन है और सन का लाइट ऐसे आ रहा है, तो हम स्लिट ये वाले अपने हाथ को ऐसे रखेंगे कि सन का लाइट इसमें पहले पास हो, फिर वो दूसरे प्लेन मिरर से टकराए और फिर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही सन का लाइट इस पे पड़ेगा तो वो लाइट क्या होगा, यहाँ पे दिया ABC, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट है इस प्लेन मिरर के लिए। इस प्लेन मिरर को अगर हम नॉर्मल माने तो क्या होगा, इसके तरफ आते वाला रेस को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इससे बाहर जाते वाले रेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस इमेज में ये जो ABC लिखा है वो इंसिडेंट रे हो जाएगा और A', B', C' क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे अगर कोई भी सरफेस पे पड़ रहा है तो हमें किस प्रकार की लाइन दिखाई देगी, ऐसे 1 2 3, मतलब ये थोड़े थोड़े गैप में दिखाई देगी। ये गैप क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 गैप बनाए। इसका मतलब ये हुआ, इस एक्टिविटी से ये पता चला कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, मतलब वो खुद ही गैप से आ रही थी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उतना ही गैप बनाएगी जितना इंसिडेंट के टाइम बनाई थी। मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट रे डेफिनेट डायरेक्शन में आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी उसी डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दे विल बी डाइवर्टेड इनटू अ डेफिनेट डायरेक्शन, और इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, जब भी एक प्लेन मिरर से कोई लाइट टकरा के वापस चली जाती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। मान लो M और M', ये है एक प्लेन मिरर, ठीक है।
और इसका सेंटर वाला पॉइंट है ओ, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहीं पे लाइट आके टकराएगी, ठीक है, इस पॉइंट ओ पे ही लाइट आके टकराएगी। तो ये जो ए है, ए से हम लोग यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, सोचो, है ना, तो टॉर्च मारे तो क्या होगा, टॉर्च से ये लाइट जाएगा ओ की तरफ, तो ये वाला ए ओ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। उसके बाद वो लाइट टकरा के ओ से टकरा के वापस चले जाएगा ए डैश की तरफ, तो ये कौन सा रे हो जाएगा, वापस जाने वाला रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। मतलब ए ओ इंसिडेंट रे, ओ ए डैश रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो ओ है वो क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट पॉइंट, और ये एम एम डैश क्या है, मिरर है, ठीक है। अब अगर हम ये इंसिडेंट पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बना के एक नॉर्मल खींच दें, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल लाइन। ये ओ एन क्या हो गया, एक नॉर्मल, ठीक है। यहीं से एंगल मेजर करते हैं हम लोग, आगे एक्टिविटी में देखेंगे कि हम लोग ये एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमको प्लेन मिरर चाहिए, 4 ड्राइंग पिन्स, 4 ऑल पिन्स और एक प्रोटेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एम एम डैश, ये देखो ये एम एम डैश स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और इसका सेंटर क्या होगा ओ, और ओ ही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। पीछे हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या किसको बोलते हैं, देखे थे ना हम, तो वैसे ही। और ओ एन एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। ये सब हम अभी सिर्फ स्केल और पेंसिल की मदद से करेंगे, ठीक है। फिर एक एंगल बनाएंगे पी ओ एन, क्या होगा, पी ओ एन, ये वाला पी ओ एन एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, ठीक है। फिर प्रोटेक्टर की मदद से बनाएंगे। फिर पी और क्यू, ये देखो ये पी ओ एन जो एंगल बनाए हैं ना, तो ये वाले लाइन में हम 2 ऑल पिन्स लगा देंगे, पी और क्यू, ये 2 जगह पे ऑल पिन्स लगा देंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एक प्लेन मिरर यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये एम एम डैश क्या है, एक प्लेन मिरर है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 ऑल पिन लगा है और उसके सामने एक प्लेन मिरर है, तो क्या होगा, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होगा, है ना, पी और क्यू का इमेज इस प्लेन मिरर में दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पिन्स का इमेज इस मिरर में देखेंगे, तो हमको दिखेगा कि आर और एस ये 2 जगह है जहाँ पी और क्यू का इमेज बन रहा है। तो इस आर और एस के जगह हम 2 पिन लगा देंगे उस साइड, ठीक है। अब ये दोनों पिन को निकाल देंगे, पी और क्यू का काम तो हो गया, ठीक है। अब आर और एस में हम 2 पिन लगाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओ आर एस, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब हम प्रोटेक्टर की मदद से एन ओ एस, ये जो एस ओ एन या एन ओ एस, ये जो एंगल है उसको मेज़र करके देखेंगे। जैसे ही हम प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करेंगे, हमको पता चलेगा कि जो हमने इस साइड मेज़र किया था 30 डिग्री, उसी के आसपास 31 या 31.5 वो इस साइड भी एंगल आ रहा है। मतलब इसका मतलब होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है नॉर्मल के साथ। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इंसिडेंट रे, सॉरी सेकेंड लॉ होगा, ठीक है, नहीं, इंसिडेंट रे का जो एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही एक प्लेन में स्ट्राइक करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन पे ही इंसिडेंट होते हैं। ये है फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तो समझ आया आप लोग को। ये देखो ये एक टेबल दिया है, इसको आपको भरना है। जब 30 डिग्री रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट,
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस को लिखना है और नहीं है तो 0 लिख देना है। वैसे ही फिर 35 डिग्री में करके देखोगे तो यहाँ पे 35 के करीब ही आएगा कुछ नंबर, तो उसको लिखना है। फिर इस पूरे टेबल को जब आप भर लोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही है, और यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखो लॉज लिखा गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों किस में है, सेम प्लेन में है, ये पहला लॉ बोलता है। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मतलब जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई से डिनोट किए हैं और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर से डिनोट किए, तो ये दोनों एंगल सेम रहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है। ये दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उस एक्टिविटी से हमको ये पता चला, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। रेगुलर रिफ्लेक्शन सिंपल वर्ड में बता रही हूँ कि अगर वो सरफेस प्लेन है, पॉलिश्ड और प्लेन है तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर वो उबड़ खाबड़ है तो उसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। When light ray fall on a polished plane surface, they change their direction in a well-defined manner, that is, reflected ray are also parallel, and this phenomena is called regular reflection. मतलब अगर कोई सरफेस पॉलिश्ड है, प्लेन है और उसमें पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होगी, और इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सेकेंड है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। When parallel rays fall on unpolished और uneven surface, मतलब या तो वो सरफेस पॉलिश्ड नहीं है या तो वो उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, तो अगर उसमें हम पैरेलल रे भी इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दे आर नॉट इन अ वेल डिफाइंड डायरेक्शन, दे स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन, और इसी को क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण ही अनक्लियर इमेज आती है, ठीक है। जब हम मिरर में देखते हैं तो वो क्या रहता है, पॉलिश्ड मिरर रहता है, पॉलिश्ड प्लेन सरफेस रहता है, तो हमको क्लियर इमेज और शार्प इमेज दिखाई देती है क्योंकि वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन वहीं अगर वो इमेज टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे रायपुर के साइंस सेंटर में मिरर्स है, वहाँ अलग अलग टाइप के मिरर्स हैं, एक मिरर में देखोगे तो आप टेढ़े मेढ़े दिखोगे, तो वहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसके जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में फैल जा रही है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है ये हम आज देखने वाले हैं। मान लो M एक प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल हो गया, फ्लावर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जब लाइट जब ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है हर दिशा में, तभी तो वो ऑब्जेक्ट हमको नज़र आता है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इस मिरर में टकरा रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रेज। तो AN डैश और AN ये है इंसिडेंट रे, इस मिरर में टकरा रही है और फिर वो टकरा के हमारे आंखों तक पहुंच रही है। तो हमको क्या लग रहा है कि ये हमारा आंख है, तो हमको लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि लाइट तो सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो हमारे आइज को लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट A पे नहीं रख के S पे रखाया गया है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है लाइट रेज। पर असली में क्या होता है, असली में वो ऑब्जेक्ट तो A पे रखा है, इसलिए ये जो S पे जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है उस इमेज को बोलेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे, S इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। और ये वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में तो उससे लाइट निकल ही नहीं रही है, रियलिटी में तो A से लाइट निकल रही है जो कि एक रियल ऑब्जेक्ट है ना। तो स्क्रीन में हम वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते, वाइल रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन।
स्क्रीन में हम सिर्फ रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि उससे लाइट रेज कन्वर्ज होता है एट दैट प्लेस। ठीक है, इससे हमें ये क्लियर हुआ कि साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा ए का साइज था पिछले वाले स्लाइड में, जितना बड़ा ए था, मान लो वो एक बॉल है, तो उतना ही बड़ा बॉल एस पे भी बनेगा, मतलब साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका मतलब क्या होता है कि जितने दूर में ये मिरर और ये ऑब्जेक्ट, इस मिरर और ये ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी इस ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज बना है एस पे और उस मिरर की दूरी होगी। मतलब एम ए की दूरी एस एम की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, मतलब जितना आगे ये मिरर के रखा है उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा, लेकिन दोनों का साइज सेम रहेगा। इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं लैटरल इन्वर्जन के बारे में। एक मिरर के आगे हम लोग खड़े रहेंगे और अपना एक हाथ ऊपर करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो राइट साइड रहता है वो मिरर में जाके लेफ्ट साइड बन जाता है ना। ये मान लो एक आदमी है, इसका ये वाला हाथ मैंने ऊपर किया और यहाँ पे एक मिरर है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, उसका ये वाला हाथ ऊपर है दिखाएगा। मतलब क्या होता है, ये इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन हो जाता है उसका। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। रेज योर हैंड, विच हैंड डज योर इमेज रेज? इमेज फॉर्म्ड बाय द वर्ड कमल इज शोन इन फिगर। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं कमल, यहाँ पे एक रख दिए मिरर, तो मिरर के कारण ये कमल कैसा दिखाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा पूरा। और ये जो उल्टा हो जाता है, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इन लैटरल इन्वर्जन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर टू बी लेफ्ट साइड। एक प्लेन मिरर में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका लेफ्ट वाला साइड राइट साइड हो जाता है और राइट वाला साइड लेफ्ट साइड हो जाता है, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो बस इस स्लाइड में इतना ही। हम आपसे सेकंड पार्ट में मिलेंगे। एंड सॉरी अभी तक वीडियोस नहीं आ सक रहे थे। आप लोग बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो डाल दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।